हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री में खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत मूवमेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या कॉजेस थे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इसमें बाकी लीडर्स का क्या रोल था और क्या रिस्पॉन्स आया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। खिलाफत मूवमेंट 1990 में हुआ था। ये एक मास मूवमेंट था। अब 1990 से 1922 तक यहाँ पर दो मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे। पहला था खिलाफत मूवमेंट और दूसरा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। The movement, despite having different issues, adopted unfit plan of action of non-violence and non-cooperation. This time period saw the unification of Congress and the Muslim League. Many political demonstrations took place with the joint effort of both these parties. अब इस मास मूवमेंट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों यहाँ पर ज्वाइन हुए और इस मास मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो पहला मास मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर बाद में आया था खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो खिलाफत मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया गया था, क्या कारण थे, क्या कॉजेस थे कि खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो गवर्नमेंट हॉस्टिलिटीज, द रोलैक्ट एक्ट, द इम्पोजिशन ऑफ मैरिटल लॉ इन पंजाब एंड द जलियांवाला बाग मैसेक्रे। यहाँ पर रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग जो है वो मुख्य कारण थे खिलाफत मूवमेंट के। दूसरा हंटर कमीशन बनाई गई थी जलियांवाला बाग की इंक्वायरी के लिए, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर प्रूफ हुई, प्रूफ टू बी आई वॉश का मतलब ये है कि इंडियंस की आंखों में धूल झोंकी गई थी हंटर कमीशन बनाकर कि यहाँ पर जलियांवाला बाग के बारे में इंक्वायरी की जाएगी, पर यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं की गई थी और जनरल डायर के खिलाफ यहाँ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। तो ये भी एक कारण था खिलाफत मूवमेंट का। डिसकंटेंटेड इंडियंस, यहाँ पर एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब हमने ये भी देखा कि जब खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ था तो उस टाइम पर जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पर उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, एक रिफॉर्म जारी की गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसे कहते हैं। अब ये जो स्कीम थी, इंडियन की डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पर पूरी नहीं हुई। यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में यहाँ पर जो डायरेक्ट की स्कीम थी वो फेल होती हुई दिखाई दी। जो इंडियंस की डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की वो भी पूरी नहीं की गई। इकोनॉमिक हार्डशिप, the economic situation of the country in the post-war years had become alarming with the rise in prices of commodities, decrease in production of Indian industry. अब यहाँ पर जो वर्ल्ड वार हुई थी उसके कारण जो सिचुएशन थी इंडियंस की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है, सामान के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे और यहाँ पर जो प्रोडक्शन था इंडियन इंडस्ट्री का वो बहुत कम हो गया था। तो प्राइजेस बढ़ गए थे, प्रोडक्शन कम हो गया था। यहाँ पर जो टैक्स हैं, जो किराया है, वो भी इम्पोज किया गया है इंडियंस पे, जो कि बहुत बड़ा बर्डन था। तो जो सिचुएशन थी इंडियंस की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर्ड इकोनॉमिक हार्डशिप, और सोसाइटी में कोई भी सेक्शन हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, सभी इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। ड्यू टू द वार अंडरस्टैंडिंग द एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड, और ब्रिटिशर्स का यही एटीट्यूड था कि वो तो इंडियंस पे टैक्स भी इम्पोज करेंगे, रेंट भी इम्पोज करेंगे और वहाँ पर वो सामान का प्राइस भी बढ़ा देंगे। तो इस वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे उस समय। ये भी एक कारण था। खिलाफत, कैलिफेट इशू। अब खिलाफत इशू क्या है? Turkey alliance against British. The Muslim all over the world, including India, regarded the Sultan of Turkey as their spiritual leader Khalifa. अब यहाँ पर जो है टर्की अलायंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ आया था। जो मुस्लिम्स थे पूरे वर्ल्ड के, वो जो सुल्तान थे टर्की के, उन्हें अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे
और उन्हें नाम दिया गया था खलीफा यानी कि कैलिफ। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की हैज अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की है उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया से युद्ध किया था ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर। तो जो इंडियन मुस्लिम थे उन्होंने भी इस वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, और साथ सिर्फ इसलिए दिया था कि वो जो खलीफा हैं उनके जो जिन्हें वो अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं वो ब्रिटिशर्स उन्हें सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट द सेक्रेट प्लेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर वुड बी इन द हैंड ऑफ खलीफा। और यहाँ पर एक ऑटोमन एम्पायर बनाया जाएगा, उनके लिए सेक्रेट प्लेस होगा, खलीफा उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं और वही उनका सपोर्ट करेंगे। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वर्ल्ड वार के बाद यूज तो कर लिया था इंडियंस को, क्योंकि जो यहाँ के इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने यहाँ ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें यहाँ पर वो नहीं दिया गया, और यहाँ पर टर्की को यहाँ से हटा दिया गया, खलीफा को भी रिमूव कर दिया गया उनके पावर से, और सारा एम्पायर जो है वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया। तो ये खिलाफत मूवमेंट लाने का एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है, खिलाफत इशू। और ये खिलाफत इशू जो है ये वर्ल्ड वार के टाइम पर आया था। दिस एंगर्ड द मुस्लिम हु टुक इट एज एन इंसल्ट टू द खलीफा। और ये जो है ये मुस्लिम्स ने ये समझा कि ये खलीफा जो है जिसे वो अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे उनकी ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। तो जो दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स कहते हैं उन्हें, शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। दिस मूवमेंट टुक प्लेस बिटवीन 1990 एंड 1924। ये मूवमेंट 1924 तक चला। इसके लिए खिलाफत कमेटी भी बनाई गई थी। अब खिलाफत कमेटी जो बनाई गई थी वो किसकी लीडरशिप में बनाई गई थी, अली ब्रदर्स तो थे ही, मोहम्मद अली और शौकत अली तो थे ही, इसके अलावा थे मोहम्मद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हजरत मोहानी टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टू टर्की। अब ये उन्होंने क्यों किया था, जिससे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टर्की के लिए अपने इस एटीट्यूड को बदले, उनके खलीफा जो हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करे और उन्हें भी यहाँ पर जगह दे इंडिया में। पर ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। दस द ग्राउंड ऑफ अ कंट्री वाइड एगिटेशन वॉज प्रिपेयर। और इसी कारण जो है वो आक्रोश बढ़ता गया और इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। An All India Khilafat Conference was held in Delhi in November 1919 and the call was made to boycott the British goods. और यहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में नवंबर 1919 में, और उसमें ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो ब्रिटिश सामान है, उसका यहाँ पर बॉयकॉट किया जाएगा। अब यहाँ जो इंडियन मुस्लिम थे उनकी क्या डिमांड थी, तो उनकी ये डिमांड सबसे पहले तो यही थी, द खलीफास कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेस शुड बी रिटेन। अब यहाँ पर जो खलीफा है उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं उनको यहाँ पर एक अलग स्थान, एक अलग जगह दी जानी चाहिए, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देना चाहती थी। द खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट। हाँ, खलीफा को एक अलग टेरिटरी भी दी जाए, लेकिन वो भी नहीं देना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये डिमांड रखी थी इंडियन मुस्लिम्स ने। कांग्रेस इनिशियल स्टैंड, द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज एसेंशियल फॉर द खिलाफत मूवमेंट टू सक्सेड। अब यहाँ पर जो कांग्रेस थी उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी खिलाफत मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता था। पर पहले यहाँ पर कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल एक्शन लिया उसमें उसने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया। ऑल्दो महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन द खिलाफत इशू, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो खिलाफत मूवमेंट के साथ थे और उसके लिए वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहते थे। बाद में फिर कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सहयोग किया जिससे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो सके। यहाँ पर उन्होंने सोचा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम को फिर से एक करने की, तो उन्होंने यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कांग्रेस ने भी खिलाफत इशू का जो है सपोर्ट किया था। द मुस्लिम लीग ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव फुल सपोर्ट टू द कांग्रेस एंड इट्स एगिटेशन ऑन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। और जो मुस्लिम लीग थी उसने भी कांग्रेस का यहाँ पर पूरा पूरा सपोर्ट किया। तो यहाँ पर मेन खिलाफत इशू क्या था ये हमने देखा। जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, ये तो कारण थे ही,
लेकिन इसके अलावा यहाँ मेन कारण ये था कि जो वर्ल्ड वार हुई थी तो उसमें टर्की ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी साथ दिया था, सिर्फ इसलिए कि जो उनके खलीफा हैं, जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्हें यहाँ पर एक अलग स्थान दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिर्फ लोगों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, जो कि खिलाफत मूवमेंट के समर्थन में था, जो खिलाफत इशू है उसका समर्थन करता था। और यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन किया और आगे लॉन्च होता है 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।